नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे आज से अपना नया एक यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहा हूँ और ये चैनल डेडिकेटेड है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए और सिमिलर टाइप के कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो हम लोग लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं आज इस बारे में देखते हैं। और ये देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब सबको पता है कि जो अर्थ का एक स्फेरिकल मॉडल है ग्लोब, मैप्स का भी यूज करते हैं और ग्लोब को भी देखते हैं। ग्लोब का फायदा यह है कि ये करेक्ट शेप दिखाता है। जिस शेप की बॉडी है, जैसे अर्थ है या किसी और प्लेनेट का भी हो सकता है ग्लोब, तो उसको एक करेक्ट विजुअल वे में दिखाता है क्योंकि 3D मॉडल होता है। जैसे कि अगर हम मैप देखते हैं तो मैप में हमको पैसिफिक ओशियन दो तरफ दिखता है, एक यहाँ भी दिखता है, एक दूसरी तरफ भी दिखता है, क्योंकि मैप की एक लिमिटेशन है कि वो 2D सरफेस ही दिखा सकता है, इसलिए हम दोनों तरफ पैसिफिक ओशियन दिखाते हैं मैप में। लेकिन ग्लोब जो लैंड मासेस हैं और वाटर बॉडीज हैं उनको करेक्टली शो करता है। और इसके साथ साथ जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं जो अभी हम देखने वाले हैं, उन लाइंस को भी ग्लोब पे काफ़ी सही तरीके से जैसा है वैसे ही दिखाया जा सकता है, जो कि मैप पे पॉसिबल नहीं है। मैप पे भी हम दिखाते हैं लेकिन वो केवल 2D सरफेस में दिखाते हैं। सर्कुलर वे में जो ग्लोब पे दिखा सकते हैं वैसे नहीं दिखा सकते हैं। अभी हम एक दूसरा पिक्चर देखते हैं। जैसे ये हमारा ग्लोब है, तो अभी इसको जो स्टैंड पे ऐसे ही हम लोग टर्न कर सकते हैं ग्लोब को। जिन्होंने ग्लोब देखा होगा वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं यूज किया है तो ये मैंने वही डायरेक्शन दिया है, वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है। ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है और वेस्ट ईस्ट। तो अर्थ जो हमारी है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करती है, इसीलिए हमको जो सन है वो ईस्ट से निकलता हुआ महसूस होता है, क्योंकि अर्थ का जो ईस्ट वाला हिस्सा है वो पहले सन की ओर जाता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंस है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की, उसको देखते हैं। इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि जो लेटिव वी लाइन है, मैं हमेशा ऐसे याद रखता था तो वैसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ। लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो लेटिव वी लाइन है, जो अर्थ के सरफेस पे इमेजनरी लाइन है। ऐसा नहीं है कि ये लाइन पहले से ही किसी ने खींच कर रखी है अर्थ पे, इमेजनरी लाइन है, हम लोगों ने अपने सहूलियत के हिसाब से बनाई है। तो जो लेटिव वी लाइन है उनको लैटिट्यूड याद रखिएगा और जो लंबी लाइन है उनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो ये याद रखने के लिए है। बाकी लैटिट्यूड को जो मैं बीच बीच में आपको हिंदी में भी सारे वर्ड्स के मतलब बताता रहूँगा। तो लैटिट्यूड को हम लोग कहते हैं अक्षांश और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं देशांतर। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है वो उनका इंपॉर्टेंट रोल है। क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को पे अर्थ को दिखाना है। अभी क्या है कि हम लोग अगर कहीं जाना चाहते हैं तो अभी किसी को बोला आपने कि 2 किलोमीटर वहाँ चले जाना, 1 किलोमीटर वहाँ से दाएं मुड़ जाना, 2 किलोमीटर वैसे चले जाना, तो पर्टिकुलर लोकेशन पे आप पहुँच जाओगे। लेकिन अर्थ पे हमें कभी किसी की लोकेशन बतानी है, किसी भी प्लेस की लोकेशन बतानी है, तो हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम इस चीज़ को आगे भी देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि अर्थ पे लोकेशन दिखाने के लिए किसी भी प्लेस की हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड की आवश्यकता पड़ती है। लैटिट्यूड आल्सो हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ विंड सर्कुलेशन। तो विंड सर्कुलेशन का जो पैटर्न है, जो कि हम क्लाइमेटोलॉजी में आगे पढ़ेंगे, अभी मैं आपको केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड के मदद से ही हमको विंड सर्कुलेशन और डिफरेंट प्रेशर सिस्टम्स के बारे में पता चलेगा कि कहाँ पे ईस्टर्लीज, कहाँ पे वेस्टर्लीज, जो भी है आपको आगे बताऊंगा कि जो ईस्टर्लीज हैं वो कैसे चलेंगी, वेस्टर्लीज कैसे चलेंगी। तो ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से ही संभव हो पाया। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ लाइन्स होती हैं, लैटिट्यूड्स तो कई होती हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है उसमें से एक ये है लैटिट्यूड, जिसको हम 0 डिग्री या इक्वेटर बोलते हैं, या हिंदी में जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री। अभी हम इसको और डिटेल में देखेंगे। तो लैटिट्यूड और पैरेलल, लैटिट्यूड को ही हम पैरेलल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम आगे देखते हैं। अभी बाकी अर्थ पे जो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन होगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करती है। ऊपर के भाग को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और नीचे के भाग को हम बोलते हैं साउदर्न हेमीस्फीयर। जो ऊपर का टिप होगा उसको हम बोलेंगे नॉर्थ पोल और नीचे का जो टिप होगा उसको हम बोलेंगे साउथ पोल। लैटिट्यूड क्या है? किसी भी प्लेस की, जैसे कि ये प्लेस है, इस प्लेस की अगर एंगुलर डिस्टेंस हम निकालें तो एंगुलर डिस्टेंस लेने के लिए हमें कम से कम 2 लाइन चाहिए। कोई भी एंगल अगर हमें देखना है तो उसके बीच एंगल तभी हम देख पाएंगे जब 2 लाइन्स होंगी, तभी तो हम उसके बीच का एंगल देख पाएंगे। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ अर्थ से हम उस लाइन को, उस प्लेस को जोड़ देंगे, तो एक लाइन तो ये मिल गई। बाकी सेंटर ऑफ अर्थ से हम अगर इक्वेटर को जोड़ दें तो जो एंगल बनेगा, ये जो फाई दिखाया गया है, इस एंगल को, ये जो एंगुलर डिस्टेंस है, तो हम इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। यानी कि अगर ये 30 डिग्री है, अगर कोई प्लेस यहाँ पे है तो सेंटर ऑफ अर्थ से अगर हमने उसको जोड़ा और सेंटर ऑफ अर्थ से हम इक्वेटर को जोड़ा, और अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये इस प्लेस पे जो ये लाइन सर्कुलर पीछे से भी जाएगी और यहाँ से भी आएगी, तो ये पूरी सर्कुलर लाइन जो होगी इसको हम बोलेंगे 30 डिग्री लैटिट्यूड। इसको अभी हम एनिमेशन के जरिए भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लैटिट्यूड क्या था। तो इमेजिनरी लाइंस टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ ए प्लेस ऑन अर्थ, लैटिट्यूड है, या आगे हम लॉन्गिट्यूड भी पढ़ेंगे। तो ये क्या है? इमेजिनरी लाइंस है टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ प्लेस ऑन अर्थ। अब जैसे कि
न्यू दिल्ली है 28 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में सिचुएटेड है अपना दिल्ली। इसका मतलब है कि दिल्ली जहाँ भी होगा, अगर सेंटर ऑफ अर्थ से हम दिल्ली को जोड़ दें और दूसरी लाइन जो कि इक्वेटर से जोड़ेंगे, उनके बीच कितना एंगल होगा 28 डिग्री। इसलिए दिल्ली 28 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है। 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में भी है, लेकिन अभी हम लॉन्गिट्यूड देखे नहीं है तो अभी हम देखेंगे। और 28 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे सिचुएटेड जितने भी प्लेस होंगे, यानी कि इस सर्कुलर लाइन पे जो कि 28 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे होंगे, सारे प्लेसेस का लैटिट्यूड सेम ही होगा। तो 0 डिग्री इक्वेटर और यहाँ से लेके जो नॉर्थ पोल होगा जो कि 90 डिग्री लैटिट्यूड होगा, वहाँ तक हमारे 1 डिग्री के डिफरेंस पे लैटिट्यूड्स मिलेंगे। तो और ऐसा ही नीचे भी होगा, 0 डिग्री से लेके जो साउथ पोल होगा जो कि 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड बोलेंगे। तो कुल मिला के ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम ही नंबर चलेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री इस टाइप से, और नीचे भी। तो अगर हम 0 डिग्री से 1 डिग्री, अगर हम इसको 0 डिग्री कहते हैं और इसको 1 डिग्री, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ऑन एन एवरेज 111 किलोमीटर होती है। हम एवरेज में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है कि हर 1 डिग्री, जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे तो दो लाइंस के बीच यानी कि 1 डिग्री के डिफरेंस में जो लीनियर डिस्टेंस होगी वो 111 किलोमीटर नहीं रहेगी, क्योंकि पोल्स पे ये डिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है और इक्वेटर के पास जैसे हम आते हैं ये डिस्टेंस कम रहती है। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि 111 किलोमीटर का एवरेज रहता है, जो 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में या 2 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में 1 डिग्री के डिफरेंस में जो लीनियर डिस्टेंस रहेगी वो 111 किलोमीटर की रहेगी। आगे ये एक फिगर और है, तो इसमें भी मैंने वही चीज़ बताने की कोशिश करी है। इसको हम थोड़ा एनिमेशन के जरिए से समझते हैं कि ये नॉर्थ पोल है 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और ये इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड। बाकी ये प्राइम मेरिडियन दिखाई गई है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया नहीं है, वो आगे बताएंगे। तो अभी हम लैटिट्यूड के बारे में देखते हैं। ये सेंटर ऑफ अर्थ है और ये एक्सिस ऑफ अर्थ है। एक्सिस का मतलब क्या है कि यहाँ से नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ने वाली जो भी लाइन होगी उसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ अर्थ। अभी ये प्लेस जो है, इस प्लेस का हमें लैटिट्यूड देखना है। ये है न्यू ऑर्लियंस, अमेरिका का न्यू ऑर्लियंस है। तो ये 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड भी होगा लेकिन मैं अभी केवल लैटिट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। तो क्यों इसको 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बोला है? तो अगर हम ये लाइन जोड़ते हैं, मैंने आपको बताया है कि हमें 2 लाइन चाहिए एंगल निकालने के लिए। तो सेंटर ऑफ अर्थ से हमने जैसे ही इक्वेटर को जोड़ा, दूसरी लाइन से हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ अर्थ से दूसरी लाइन, ये हमने इस प्लेस को जोड़ा, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, इनके बीच का एंगल जो होगा वो होगा 30 डिग्री। इसका मतलब है इसीलिए न्यू ऑर्लियंस जो है जगह वो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है। अब इसका अगर लैटिट्यूड 30 डिग्री है तो इसका मतलब है कि ऐसे इस सर्कल यहाँ से होता हुआ जो पूरे अर्थ को घेरे हुए जो सर्कल बनेगा वो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड का सर्कल होगा। यानी कि ये देखा आपने, ये और इस तरफ भी ये 30 डिग्री, और ये ऐसा ही नहीं, पूरा इधर से ऐसे घेरते हुए जो भी सर्कल बनेगा उस पर जो भी प्लेस होगा होल अर्थ पे, इधर इधर इधर, उसका लैटिट्यूड कितना होगा, 30 डिग्री लैटिट्यूड होगा। ऐसे ही 30 डिग्री, तो इसको हम 30 डिग्री पैरेलल भी बोलेंगे। लैटिट्यूड को ही हम पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी लैटिट्यूड्स हैं, 30 डिग्री है या 40 डिग्री है, सारे लैटिट्यूड एक दूसरे के पैरेलल हैं, वो कभी मिलेंगे नहीं। तो पैरेलल लाइन की विशेषता क्या होती है कि वो आपस में अभी मिलते नहीं है। तो ये जो है लैटिट्यूड, ऊपर अगर हम बढ़ते जाएंगे, अगर हम 40 डिग्री, यहाँ पे अगर कोई प्लेस है उसको हम इससे जोड़ेंगे, अगर वो 40 डिग्री हुआ तो इसका मतलब है वो पूरी लाइन क्या हो गई, 40 डिग्री लैटिट्यूड। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो लैटिट्यूड के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं। मैं पैरेलल्स बोलूँ या लैटिट्यूड बोलूँ, या हिंदी में अच्छा से बोल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं कुछ, क्योंकि हम सारे लैटिट्यूड तो याद रखेंगे नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट और ज्योग्राफी के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लाइन्स हैं या पैरेलल्स हैं उनको हम याद रखेंगे। तो सम इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो अभी इस फिगर में आपको दिख रहा है ये नॉर्थ पोल है, ये तो हमने देख लिया। नॉर्थ पोल 90 डिग्री का एक पॉइंट है केवल, और नीचे वैसे ही साउथ पोल होगा जो कि 90 डिग्री साउदर्न पोल होगा। बाकी इसमें तो सारे फिगर में सारे ही आपको दिखाए गए हैं, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री ऐसे करके 90 डिग्री तक, और ऐसे ही नीचे भी। बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, दे आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये तो इंपॉर्टेंट हो ही गए। इसके बाद जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी ये 20 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, इधर कहीं से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाएगी। यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ का मतलब है कि 23.5 डिग्री का एक सर्कल बनेगा।
तो इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ में जो बनेगा उसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम बोलते हैं कर्क रेखा और कैप्रिकॉर्न को बोलते हैं मकर रेखा। अब इसके अलावा एक आर्कटिक सर्किल जो कि 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो इधर से कहीं से बनेगा, ये हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये इसको बोलेंगे हम आर्कटिक सर्किल। और सिमिलर यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे 50 के बाद 66.5 डिग्री साउथ में क्या बनेगा, अंटार्कटिक सर्किल। तो हमारे पास कितने इंपॉर्टेंट लाइंस हो गए, इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री या 66.5 डिग्री नॉर्थ, और मकर रेखा अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ इन साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इस फिगर में हम देखते हैं, ये हमारा हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्किल, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये साउथ गलत लिखा है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, और अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ। अब हम देखते हैं लैटिट्यूडनल हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो लैटिट्यूडनल हीट जोन्स का मतलब क्या है कि जो सन रेज हैं वो अर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री लिखा है लेकिन 23.5 डिग्री पे जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ये है, और 30 डिग्री तक हम लमसम मान सकते हैं कि वहाँ तक, और यहाँ नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक या 30 डिग्री साउथ तक जो सन की रेस है वो डायरेक्टली पड़ती हैं, डायरेक्टली। इसलिए ये एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म रहेगा, या हम बोल सकते हैं कि हीट सरप्लस एरिया रहेगा, यहाँ हीट ज़्यादा रहेगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इस तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जो एरिया रहेगा उसको हम बोलेंगे टॉरिड जोन। इसके बाद जो 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ के बीच जो एरिया रहेगा उसको, उस एरिया में क्या होगा, हीट डेफिसिट एरिया रहेगा। हीट डेफिसिट होने के कारण यहाँ पे इस एरिया की अपेक्षा ठंडक रहेगी, क्योंकि सन की जो रेज है वो यहाँ पे स्लांट हो जाती हैं, तिरछी पड़ती हैं, और डिस्टेंस भी ज़्यादा तय करनी पड़ती है, और डिस्टेंस ज़्यादा तय करने से ये देखिए सर्किल जो बनेगा अर्थ की रेस का वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, स्लांट हो जाता है, और डिस्टेंस भी ज़्यादा तय करनी पड़ रही है, और अर्थ हमारी झुकी हुई रहती है। तो वो हम आगे के चैप्टर में देखेंगे कि जो रोटेशनल और रिवॉल्यूशन होता है अर्थ का तो किस टाइप से होता है। बाकी अभी आप ये समझ लीजिए कि ये एरिया जो रहेगा जो हीट सरप्लस एरिया रहेगा, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच हीट रेस, सन की जो रेज है वो बिल्कुल डायरेक्ट पड़ेंगी, इसलिए इसको हम बोलेंगे टॉरिड जोन। और ऊपर 66 और नीचे 66, उस एरिया को हम बोलेंगे टेम्परेट जोन, टेम्परेट या समशीतोष्ण। और इसके बाद जो रहेगा नॉर्थ पोल तक फ्रिजिड जोन, और यहाँ पे साउथ पोल तक फ्रिजिड जोन, यानी कि यहाँ पे बर्फ रहेगी, और ये काफ़ी ज़्यादा हीट डेफिसिट एरिया रहेंगे जो कि टेम्परेट जोन से काफ़ी ज़्यादा ठंडे भी रहेंगे। तो सन जो है वो अपना जो मूवमेंट करता है जिसको हम एपरेंट मूवमेंट कहेंगे, क्योंकि वास्तव में जो है वो सन मूवमेंट नहीं करेगा, अर्थ मूवमेंट करती है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच मूवमेंट कर रहा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है यानी कि 21 जून, तब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सिचुएटेड होता है जो कि हम बोलते हैं मिड डे सन, और 22 दिसंबर तक आते आते सन का जो मूवमेंट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ हो जाता है, यानी कि सन अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट हीट रेस डालता है। इसका मतलब है कि सन एक बार कैंसर पे, फिर उसके बाद कैप्रिकॉर्न पे, इसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट होगा वापस कैंसर पे, फिर कैप्रिकॉर्न पे, ऐसे सन मूवमेंट कर रहा है। हम आगे देखेंगे ITCZ या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन वगैरह का फंडा, जिसमें हम देखेंगे कि वाकई में सन नहीं, अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण ऐसा होता है। लेकिन अभी हम ये जान सकते हैं कि सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच मूवमेंट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जितने भी प्लेस अर्थ पे सिचुएटेड होंगे, तो जब अर्थ ऊपर जा रहा होगा 21 जून की तरफ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, तब एक बार किसी भी प्लेस की जस्ट ऊपर सन सिचुएटेड होगा, और जब लौटते वक्त वापस टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आ रहा होगा तब वापस उस प्लेस को ये विजिट करेगा एक बार, यानी कि ओवरहेड रहेगा सन उस प्लेस के, यानी मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हम कह सकते हैं कि ये एरिया जो होगा वो रिसीव करेगा मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड टॉरिड जोन। तो ये टॉरिड जोन बोलेंगे इस एरिया को, या टॉरिड जोन को हम बोलते हैं उष्ण क्षेत्र। तो मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
यानी मिड डे सन जो होगा, यानी कि जो दोपहर में ओवरहेड रहेगा सन, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे कभी नहीं रहेगा। यानी सन हमेशा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में ही किसी प्लेस पे ओवरहेड, तो सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच ही ओवरहेड रहेगा। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का जो क्षेत्र है वो टेम्परेट जोन रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कभी भी सन ओवरहेड नहीं आएगा किसी भी प्लेस पे। इसको हम समशीतोष्ण क्षेत्र भी कहते हैं, टेम्परेट को। ऐसे ही नीचे भी है। अभी तो ये इंडिया के मैप में हम देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये गई हुई है, इसके बाद इक्वेटर इंडिया से नहीं जाएगी, फिर इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो इंडिया से केवल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाएगी। और हम देखते हैं कि मुंबई एंड चेन्नई जो है दे आर साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ मुंबई और ये हमारा चेन्नई, और ये हमारा क्या है दिल्ली। तो दिल्ली क्या है नॉर्थ में है, इसलिए मैंने बताया आपको कि जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही मूवमेंट करता है। यानी कि यहाँ पे गर्मी तो पड़ेगी, लेकिन जो सन की रेज है वो यहाँ से तो जा सकती हैं, लेकिन जो सन है एग्जैक्टली ओवरहेड नहीं होगा दिल्ली पे। और कैंसर और कैप्रिकॉर्न के भी जितने भी प्लेस होंगे उन पे वंस अ ईयर कम से कम 2 बार ओवरहेड होगा, यानी एक बार जाते हुए और एक बार लौटते हुए। तो मुंबई हो गया या जितने भी प्लेस हो गए, पुडुचेरी है यहाँ, बाकी चेन्नई है, सब पे क्या होगा, जो सन है वो नून सन जो है वो ओवरहेड, नून डे का सन जो है वो ओवरहेड कम से कम 2 बार वंस अ ईयर रहेगा। आगे देखते हैं। तो ये टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इंडिया से ये हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर गई हुई है, दिल्ली ऊपर है और बाकी चेन्नई मुंबई ये नीचे है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि सन है वो ओवरहेड साल में 2 बार रहेगा, क्योंकि एक बार सन मान लो यहाँ से मूवमेंट करते हुए यहाँ तक गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, उसके बाद फिर वापस आते हुए यहाँ आया, तो एक बार जाते हुए और एक बार आते हुए 2 बार जो भी प्लेस यहाँ पे होंगे उनके ऊपर कम से कम 2 बार ओवरहेड रहेगा। अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन क्या होता है। तो ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ऑन द ग्लोब लॉन्गिट्यूड इज नोन एज ए सीरीज ऑफ सेमी सर्कल्स, जो सेमी सर्कल का है या अर्धवृत्त का है। तो जो सेमी सर्कल बन रहे हैं, यानी ये तो प्राइम मेरिडियन हो गई, इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। इसके बाद जो भी ये सर्कल से दिख रहे हैं हमको, एक पोल से दूसरे पोल को मिलाते हुए जो सेमी सर्कल बनेंगे, अभी हम इसको स्फेरिकल ग्लोब में भी देखेंगे। तो ये सेमी सर्कल से जो है, पूरे सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं, जो हाफ सर्कल है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन। अब मेरिडियन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अभी हमने देखा कि लैटिट्यूड, जैसे हमने 30 डिग्री लैटिट्यूड देखा, या इस फिगर में हम देखेंगे या दूसरा फिगर लेते हैं, तो जैसे 10 डिग्री लैटिट्यूड है, 10 डिग्री लैटिट्यूड पे कोई प्लेस कहीं भी हो सकता है, इसके पीछे भी है वो सर्कल। तो अगर हमें किसी प्लेस का एग्जैक्ट पोजीशन बताना है और हम बोल दें कि वो प्लेस 10 डिग्री लैटिट्यूड पे है, तो कोई भी नहीं समझ पाएगा कि वो 10 डिग्री लैटिट्यूड पे किस जगह है। तो एग्जैक्टली वो किस जगह पे है ये हमें तब पता चलेगा जब हम उस प्लेस का लॉन्गिट्यूड भी बताएंगे। जैसे हमने बताया कि 10 डिग्री लैटिट्यूड और 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाता हुआ जो हाफ सर्कल है उसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो 10 डिग्री लैटिट्यूड का मतलब हुआ कि हमें 10 डिग्री लैटिट्यूड पे रहना है, और 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब हुआ कि 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे भी रहना है। तो इसका मतलब ये जगह है, यानी जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जहाँ भी काटेंगे, यानी कि एक ग्रिड सिस्टम बन रहा है, तो हमें एग्जैक्टली उस प्लेस का लोकेशन पता चल जाएगा। तो ऑन द ग्लोब जो है वो लॉन्गिट्यूड क्या है, सोन एज ए सीरीज ऑफ सेमी सर्कल्स दैट रन फ्रॉम पोल टू पोल और पासिंग थ्रू इक्वेटर, इक्वेटर से ही जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इनकी लंबाई होगी लॉन्गिट्यूड की वो सेम ही होगी, क्योंकि यहाँ से लेके नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक जब उनको मिलाएंगे तो सारे जो सेमी सर्कल बनेंगे वो सारे एक ही लेंथ के होंगे। लेकिन जब हम लैटिट्यूड देख रहे थे तो लैटिट्यूड कैसे थे कि जैसे हम प्याज को काटते हैं तो प्याज के जो छल्ले निकलते हैं, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, तो उसी टाइप से जो लैटिट्यूड होंगे वो तो जैसे ये लैटिट्यूड है, फिर ये लैटिट्यूड, ये धीरे धीरे बिल्कुल छोटा होकर एक पॉइंट में बदल जाएगा। तो लैटिट्यूड तो सिमिलर लेंथ के नहीं होते हैं, वो इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं, छोटे होते जाते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूड जो है उससे सेमी सर्कल है, एक पोल से दूसरे पोल को मिलाने वाले सेमी सर्कल है, तो वो हमेशा एक ही लंबाई के रहेंगे। तो एक तो ये पॉइंट हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड में। जो प्राइम मेरिडियन है वो क्या चीज़ है, तो 1884 में ये डिसाइड किया गया कि एक फिगर और देखते हैं हम लोग, ये है नॉर्थ पोल और यहाँ से प्राइम मेरिडियन गई हुई है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। तो 1884 में ये रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जो कि कहाँ पे है, नियर लंदन, ये यूरोप है, यूरोप में यहाँ पे हमारा ये इंग्लैंड है, तो लंदन के पास से एक जगह है ग्रीनविच,
यहाँ पे रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। तो वहाँ से जाने वाली एक लाइन को जो साइंटिस्ट है उन्होंने मान लिया कि वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कौन सी हो गई? तो ग्रीनविच से नियर लंदन से जाने वाली जो लॉन्गिट्यूड है उसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री या प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन। तो अब इसी लाइन के रिस्पेक्ट में हम लोग बताते हैं बाकी सब लाइन्स के बारे में। जैसे इस लाइन के अगर हम ईस्ट जाएंगे तो हम बोलेंगे ईस्ट मेरिडियन, और इस लाइन के अगर हम वेस्ट जाएंगे तो हम बोलेंगे वेस्ट मेरिडियन। जैसे लैटिट्यूड था उसको हम कैसे बताते थे कि जब 0 डिग्री इक्वेटर है उसके ऊपर वाले नॉर्थ लैटिट्यूड, नीचे वाले साउथ लैटिट्यूड। अभी हम प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में बताएंगे कि अगर ईस्ट में है तो ईस्टर्न मेरिडियन और अगर वेस्ट में है तो वेस्ट मेरिडियन। तो लॉन्गिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अभी ये फिर से वही बात आ गई जो लैटिट्यूड में हमने देखा था। तो इसमें भी हम सेंटर ऑफ अर्थ से ही मेजर कर रहे हैं, लेकिन फिर से हमें 2 लाइन चाहिए रहेंगी तभी एंगल बन पाएगा। तो वो अभी हम देखते हैं। और कहाँ से जाएगा? ग्रीनविच नियर लंदन से। इक्वल लेंथ के होंगे, बता दिया। डिटरमाइन लोकल टाइम, ये सबसे जरूरी बात है कि ये क्या करते हैं? डिटरमिन लोकल टाइम। टाइम का जो डिसीजन होता है हर देश में कैसे कैसे टाइम रहेगा, किसी का ज़्यादा है किसी का पीछे रहता है टाइम, तो लोकल टाइम का भी डिसीजन कहाँ से होता है? ग्रीनविच मीन टाइम या जीएमटी से। आपने मोबाइल सेटिंग वगैरह में, कंप्यूटर की सेटिंग वगैरह में देखा होगा GMT +30 या तो कुछ भी ग्रीनविच मीन टाइम इसी को बोलते हैं। तो ग्रीनविच लाइन के रिस्पेक्ट में ही हम डिसाइड करते हैं लोकल टाइम। इसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी इस डायग्राम में हम देखते हैं, इसमें मैंने थोड़ा एनिमेशन किया है कि मेरिडियन यहाँ तक हम लोग देख चुके थे कि ये प्लेस जो कि 30 डिग्री न्यू ऑर्लियंस जो कि नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड प्लेस था वो 30 डिग्री पैरेलल पे था। अब हम देख रहे हैं कि न्यू ऑर्लियंस का ही जो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड में भी पड़ता है। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं? तो आप देखिएगा ये जो प्लेस है इसको 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड कैसे डिसाइड किया। अभी ये हमारी क्या है? ये प्राइम मेरिडियन है, ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो कि मैंने बताया आपको कि इंग्लैंड के पास या लंदन के पास ग्रीनविच नामक जगह से निकली हुई है। तो ये हो गई आपकी प्राइम मेरिडियन। अभी हमें निकालना है सेंटर ऑफ अर्थ से एंगुलर डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हमने इसको मिलाया प्राइम मेरिडियन से, क्योंकि हम प्राइम मेरिडियन से एंगुलर डिस्टेंस लेनी है। तो सेंटर ऑफ अर्थ से हमने मिलाया इसको प्राइम मेरिडियन को। और दूसरी लाइन जो हम लेंगे तो जिस प्लेस का हमें एंगुलर डिस्टेंस लेना है तो उस प्लेस के नीचे इक्वेटर तक जितनी डिस्टेंस हुई वो हमने सेंटर ऑफ अर्थ से एक लाइन खींची। तो पहली लाइन तो कहाँ से खींची हमने? सेंटर ऑफ अर्थ से प्राइम मेरिडियन तक, और दूसरी लाइन रहेगी उस प्लेस तक नहीं रहेगी, क्योंकि उस प्लेस की जगह हम उसको नीचे परपेंडिकुलर देखेंगे तो इक्वेटर तक एक लाइन खींचेंगे। अब ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा जो ये होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये प्लेस का जो सिचुएशन हो गया वो 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड हो गया। 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये हमारा हो गया ये चीज़ लॉन्गिट्यूड। तो ऐसे ही हम घुमाते जाएंगे, जैसे लैटिट्यूड हम ऊपर जाते गए ऐसे ही अगर हमें लॉन्गिट्यूड देखना है तो हम क्या करेंगे? ये 90 डिग्री हो गया, ऐसे यहाँ 70 डिग्री हो सकता था, यहाँ पे 60 डिग्री। ये वाली लाइन फिक्स रहेगी जो प्राइम मेरिडियन से मिला रहे हैं, और दूसरी लाइन को हम बस देखते जाएंगे कि ये 60 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 30 डिग्री, ऐसे ऐसे करके पूरे अर्थ पे ऐसे सर्कल बन जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं मेरिडियन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है मेरिडियन का, टाइम डिसाइड करना, वो हम देखेंगे। तो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो ये अर्थ का रोटेशन हो रहा है जो कि वेस्ट टू ईस्ट है। सिंस द अर्थ मेक्स वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ 360 डिग्री इन 1 डे और 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में जो अर्थ का एक रोटेशन पूरा होता है, तो अगर हम यूनिटरी मेथड्स यूज कर लेंगे और निकालेंगे कि 15 डिग्री यानी कि 24 आवर्स में 360 डिग्री मूव करती है अर्थ, अगर 15 डिग्री हम देखें कितने समय में मूव करेगी या रोटेट करेगी, तो वो निकल के आएगा इन 1 आवर। और इसके आगे भी अगर हम निकालेंगे तो 1 डिग्री 4 मिनट्स में, यानी हमें पता है कि 360 डिग्री जो रोटेट करेगी अर्थ वो करती है 24 आवर्स में। तो अगर हम इसमें निकालेंगे 15 डिग्री कितने में करेगी, तो ये निकल के आएगा आपका 1 आवर में। और अगर हम आगे चले जाएं कि अगर 1 डिग्री देखेंगे तो 4 मिनट्स में, तो 4 मिनट्स में 1 डिग्री रोटेट कर जाएगी, 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट कर जाएगी। तो द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट मूव हो रही है अर्थ, यहाँ से वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। सो एवरी 15 डिग्री वी गो ईस्टवर्ड्स। तो अगर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 1 आवर में 15 डिग्री मूव करते हैं। तो अगर ये हमारी प्राइम मेरिडियन है या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है या प्राइम मेरिडियन का है या GMT का है, कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर हम 15 डिग्री यहाँ से अगर हम 15 डिग्री अगर मूव करते हैं इस प्लेस से, अगर हम इधर 15 डिग्री जाएंगे तो हम 1 आवर एडवांस हो जाएंगे। यानी ईस्ट तरफ हम अगर 15 डिग्री पे गए
तो 1 आवर हम एडवांस हो जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो एवरी 15 डिग्री वी गो ईस्टवर्ड्स, लोकल टाइम इज एडवांस्ड बाई 1 आवर। तो यहाँ से अगर हम GMT से चलना शुरू करते हैं 0 डिग्री से, और अगर हम 15 डिग्री तक हमें जाना है, तो अगर यहाँ पे हमारी घड़ी में 12 बजा हुआ है और 15 डिग्री पे अगर हम पहुँचते हैं और वहाँ के समय से हमको अगर अपना तालमेल बैठाना है, तो अपनी घड़ी को 1 घंटा आगे कर लेना पड़ेगा। यानी यहाँ से हम अगर जितने भी बजे चले हों, लेकिन अगर हमें यहाँ रुकना है और यहाँ से अपना अगर टाइम चेक करना है, तो यहाँ जो भी हमारी घड़ी में बज रहा होगा उससे हम 1 घंटा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कन्वर्सली इफ वी गो वेस्टवर्ड, तो यहीं से अगर हम वेस्टवर्ड जाएंगे, यानी ये 0 डिग्री यानी कि GMT, ईस्टवर्ड गए तो 15 डिग्री जाने पे 1 आवर एडवांस किया हमने। अगर 30 डिग्री मूव कर गए तो 2 घंटे। ऐसे ही अगर हम वेस्टवर्ड जा रहे हैं, तो अगर 15 डिग्री हम वेस्ट साइड गए, इसका मतलब हम 1 आवर पीछे हो गए, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इफ वी गो वेस्टवर्ड बाई 15 डिग्री, लोकल टाइम इज रिटार्डेड बाई 1 आवर। यानी अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो 15 डिग्री जो वेस्ट में लोग होंगे उनकी घड़ी में अभी 11 बज रहा होगा, 11 AM। और जो 15 डिग्री ईस्टवर्ड होंगे वो 1 आवर आगे होंगे, यानी कि उनकी घड़ी में 1 बज रहा होगा दोपहर का, PM। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। तो अभी क्या है कि स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन्स, मोस्ट कंट्रीज अडॉप्ट देयर स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ देयर कंट्रीज। तो किसी भी कंट्री की से जाने वाली कोई भी एक मेरिडियन होगी जिसको उन्होंने अपना स्टैंडर्ड टाइम बना लिया, जैसे IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, करस्पॉन्ड टू द टाइम एट 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया है यहाँ पे, यहाँ से गई है ये 0 डिग्री GMT या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये इंडिया है, यहाँ से इंडिया से गई है 82.5 डिग्री या 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया का टाइम क्या होगा, अगर हम 82.5 डिग्री, जैसे हमने 15 डिग्री 1 आवर निकाला, ऐसे यूनिटरी मेथड यूज करके हम 82.5 डिग्री निकालेंगे, तो हमें पता चलेगा इंडिया का टाइम जो है वो 5 आवर्स 30 मिनट ये निकल के आएगा, GMT से आगे है। यानी अगर GMT पे अभी 12 बजा हुआ है, तो यानी कि ग्रीनविच के पास हम कोई भी प्लेस मान सकते हैं जहाँ पे अगर 12 बजा हुआ है घड़ी में, तो यहाँ पे इंडिया में उस वक्त कितना बज रहा होगा, 5:30 हुआ होगा, क्योंकि 12 इसके बाद फिर हम 5.5 घंटे आगे करेंगे अपनी घड़ी को, तो इंडिया में उस समय 5:30 बज रहा होगा। ऐसे ही तो इंडिया का तो एक ही लाइन है जिसको इंडिया ने अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन या स्टैंडर्ड टाइम घोषित किया है, यानी 82.5 डिग्री ईस्ट को सेंट्रल मेरिडियन मान लिया। तो कनाडा, USA, रसिया, इनके पास मल्टीपल टाइम जोन है। जैसे ये रसिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अगर देखें हम रसिया का, तो काफ़ी ज़्यादा है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात नहीं हो रही है, अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा है, क्योंकि हम टाइम डिसाइड करते हैं लॉन्गिट्यूड से, इसलिए रसिया के पास मल्टीपल टाइम जोन है। ऐसे ही USA के मल्टीपल टाइम जोन, कनाडा के मल्टीपल टाइम जोन है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम देखते हैं, तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट तक है, और जो सेंट्रल मेरिडियन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट, जो कि कहाँ से गई है, प्रयागराज के पास से गई है, विच मीन्स IST इज 5 आवर्स 30 मिनट अहेड ऑफ GMT। तो IST क्या है, GMT प्लस 5:30, ऐसे आपने मोबाइल की सेटिंग वगैरह में लिखा देखा होगा। अब हम लोग देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में हमें पता है कि 82.5 डिग्री जो ईस्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन है, उसके हिसाब से इंडिया का टाइम 5.5 घंटे GMT से आगे है, जिसको हम GMT प्लस 5:30 लिख सकते हैं। इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट तक है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंट है इंडिया का भी। लेकिन इंडिया अभी सिंगल स्टैंडर्ड मेरिडियन को फॉलो कर रहा है, और इंडिया के किसी भी प्लेस का जो टाइम है वो 82.5 डिग्री ईस्ट के हिसाब से ही निर्धारित किया गया है। अभी जो चाय बागान टाइम है, वो चाय बागान टाइम क्या था, जो ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट थे उन्होंने 150 ईयर्स एगो एक चाय बागान टाइम बनाया था असम के टी प्लांटर्स के लिए। उनका टाइम जो था, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 के हिसाब से, उससे 1 घंटे एडवांस था। यानी कि GMT से 5.5 घंटे जो इंडिया का टाइम आगे था, इनका टाइम 6.5 घंटे आगे था, यानी कि इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम से 1 आवर एडवांस। तो ये क्यों किया गया था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। मान लो वहाँ पे सुबह के 4 बजे सनराइज हो जाता है और ऑफिस जाएंगे 10 बजे अगर, तो जो इंपॉर्टेंट टाइम है 6 आवर्स का टाइम है वो किल हो रहा है, जो कि आज भी हो रहा है। तो इसलिए ये 1 आवर टाइम रखा गया था। असम ने प्रपोजल भी दिया था रिसेंटली कि चाय बागान टाइम को फिर से लाया जाए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ये रिफ्यूज कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि जो अगर हम मुंबई को देखें और कोलकाता को देखें, अगर मुंबई को यहाँ से देखें और कोलकाता को देखें, तो हम
देखते हैं कि 1 आवर 9 मिनट का टाइम डिफरेंस आता है कोलकाता और मुंबई के बीच। ये 1650 किलोमीटर के बीच की दूरी है मुंबई और कोलकाता के बीच की। यानी अगर हम इंडिया का स्ट्रेच भी देखें तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से जो अरुणाचल प्रदेश से है, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट इन गुजरात। यानी ये जो 68 डिग्री ईस्ट है, ये भी अगर हम देखेंगे तो 68 डिग्री ईस्ट 68 डिग्री 7 मिनट है, और जो 97 डिग्री ईस्ट बोल रहे हैं हम, ये 25 मिनट और बढ़ा लो। तो अगर इन दोनों का हम डिफरेंस देखें, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच जो देखेंगे वो करीब 1650 किलोमीटर का आता है ना। तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूड स्ट्रेच है, जो कि पर्याप्त है कि इंडिया में भी 2 टाइम जोन हो सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे जो नॉर्थ ईस्ट का जो इंपॉर्टेंट लॉस है डे टाइम का, तो डे टाइम को प्रोडक्टिवली यूज किया जा सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो पीपल्स प्रोडक्टिविटी है और एफिशिएंसी है, वो फॉलोज ए बायोलॉजिकल क्लॉक दैट इज सिंक्रोनाइज्ड विद द डेली लाइट डार्क साइकिल। मतलब कि आपकी घड़ी में मान लो कुछ भी बजाओ, लेकिन जब आपको अंधेरा लगेगा तो आप काम करना नहीं चाहेंगे, तब आप रेस्ट करना चाहेंगे। और जब आपको लगेगा कि हाँ धूप है तो या दिन है तो आप काम करना चाहेंगे। तो आप उनका टाइम अगर पीछे रखेंगे या ज़्यादा रखेंगे तो बायोलॉजिकल क्लॉक तो आदमी की है वो वैसे ही काम करेगी। तो इम्पॉर्टेंट है कि अगर इंडिया में भी अगर 2 टाइम जोन हो सकते हैं तो फॉलो किए जा सकते हैं। इससे हमें जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहाँ का जो डे टाइम है उसको बचाया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं द इंटरनेशनल डेट लाइन। तो द इंटरनेशनल डेट लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू द पैसिफिक ओशियन। अभी हमने जो देखा था पहले, ये कि जो हमारी GMT है वो ये है 0 डिग्री ग्रीनिच लाइन, ये गई हुई है, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया। तो ये जो हमारी GMT है ये यहाँ से गई हुई है। इसके जस्ट पीछे यानी कि ये 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है ये पैसिफिक ओशियन से ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जो जा रही है, इसको हम बोलते हैं आइडियल या इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये लाइन पैसिफिक ओशियन से जा रही है, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ये क्या है, 180 डिग्री। ईस्ट से जाएंगे अगर तो ईस्ट, वेस्ट से जाएंगे तो वेस्ट। तो ये 0 डिग्री जस्ट इसके पीछे होगी, जिसको हमने अभी ग्रीनविच पढ़ा हुआ है। तो द इंटरनेशनल डेट लाइन एंड इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू द पैसिफिक ओशियन अलॉन्ग द इंटरनेशनल डेट लाइन द डेट चेंजेस बाय एग्जैक्टली 1 डे व्हेन इट इज क्रॉस्ड। तो जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे, कैसे, वेस्ट से ईस्ट क्रॉस करेंगे, ये वेस्ट है, यहाँ पे ईस्ट है। अगर हम वेस्ट से ईस्ट क्रॉस करेंगे इस लाइन को तो हमें 1 डे गेन होगा, क्योंकि जब हम ईस्ट तरफ जाते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, तो हमें टाइम का गेन होता है। 15 डिग्री जाने पे 1 आवर का गेन होता है। तो वेस्ट से ईस्ट जाएंगे हम इंटरनेशनल डेट लाइन से तो 1 दिन का गेन होगा। क्यों गेन होगा, हमने अभी पढ़ा था, फिर से हम लोग देखते हैं। तो ये हमारी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। तो ईस्ट साइड अगर हम जाते रहेंगे, जो भी लॉन्गिट्यूड मिलेंगी, आखिर में 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री करते करते जब हम जस्ट इसके पीछे पहुंच जाएंगे, यानी जो कि हमने अभी देखा है आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। तो 180 डिग्री ईस्ट साइड से जाएंगे तो बोलेंगे 180 डिग्री ईस्ट, और अगर हम इस साइड से जाएंगे 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसे ऐसे करके जब पहुंचेंगे तो 180 डिग्री वेस्ट। तो 180 डिग्री अलग अलग नहीं है, 180 डिग्री की एक ही लाइन है जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि हम ईस्ट साइड से जा रहे हैं या वेस्ट साइड से जा रहे हैं। तो अगर हम 15 डिग्री ईस्ट साइड मूव करेंगे तो हम 1 आवर एडवांस हो जाएंगे। इसके बाद 30 डिग्री तब हम 2 आवर एडवांस हो जाएंगे। ऐसे ऐसे करते हैं 15 डिग्री करते हुए जब 180 डिग्री पे पहुंचेंगे तो हम 12 आवर एडवांस हो जाएंगे। यानी GMT पे जो टाइम होगा वो जब हम ईस्ट वार्ड मूव करते हुए इंटरनेशनल डेट लाइन पे पहुंचेंगे तो हम 12 आवर एडवांस हो चुके होंगे। और ऐसे ही अगर हम वेस्ट साइड से पहुंचते हैं तो 1 आवर 2 आवर 3 आवर ऐसे करते करते जब हम 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन पे पहुंचेंगे तो हम 12 आवर पीछे हो चुके होंगे। यानी अगर हम ईस्ट साइड जा रहे हैं तो हम एडवांस हो रहे हैं 12 आवर, और अगर हम वेस्ट साइड से जा रहे हैं तो पीछे होते जा रहे हैं। यानी इंटरनेशनल डेट लाइन की अगर हम बात करें तो एक बंदा जो यहाँ से गया होगा, एक बंदा जो यहाँ से गया होगा, वो जाके अगर इंटरनेशनल डेट लाइन में मिलेंगे तो वो देखेंगे कि एक तो यहाँ से 12 आवर आगे हो गया है और एक 12 आवर पीछे हो गया है। यानी उन दोनों के बीच के समय का जो डिफरेंस होगा वो 24 आवर्स हो चुका होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन को वेस्ट साइड से, क्योंकि इसका समय 24 घंटे इससे पीछे हो चुका है, क्योंकि वो 12 घंटे आगे हो चुका है, ये 12 घंटे पीछे, तो उन दोनों के समय के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 24 घंटे। यानी अगर वेस्ट से ईस्ट अगर कोई मूव करेगा तो उसको 24 घंटे का फायदा हो जाएगा, और अगर कोई ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करेगा इंटरनेशनल डेट लाइन पे तो उसे 24 घंटे का लॉस हो जाएगा। तो अलॉन्ग द इंटरनेशनल डेट लाइन द डेट चेंजेस बाय एग्जैक्टली 1 डे व्हेन इट इज क्रॉस्ड। यानी वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो 1 दिन का हमको फायदा होगा, और अगर हम ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे तो अलॉन्ग द इंटरनेशनल डेट लाइन द डेट चेंजेस बाय एग्जैक्टली 1 डे व्हेन इट इज क्रॉस्ड। यानी कि वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो हमें 1 दिन का फायदा होगा, और अगर हम ईस्ट से वेस्ट जाएंगे इस डायरेक्शन में
तो हम एक दिन खो देंगे। अब ये यानी यहाँ माइनस बना हुआ है, यहाँ पे प्लस, यानी इस साइड जाएंगे तो हमें मिलेगा दिन, इस साइड जाएंगे तो हमें लॉस होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, गेंसेडे या ये ऐसे देख सकते हैं हम, यहाँ पे ये साइबेरिया इलाका है रसिया का, ये साइबेरिया इलाका है, यहाँ पे ये अलास्का है अमेरिका का। तो गेंसेडे का मतलब ये है कि मान लो 31 दिसंबर है, कोई बंदा है जो साइबेरिया में है, उसने 31 दिसंबर को न्यू ईयर पार्टी मनाई रात को, और यहाँ से वो जंप करके यहाँ चला गया अलास्का एरिया में। तो अभी क्या होगा, वेस्ट से ईस्ट जाने में उसको क्या होगा, एक दिन का लाभ होगा। लाभ होने का मतलब क्या है कि ये 31 दिसंबर को फिर से जी सकता है, यानी ये 31 दिसंबर की न्यू ईयर पार्टी किया, उसके बाद वापस यहाँ पे आ गया, अलास्का में आ गया, तो इसका मतलब ये 30 में आ गया, इसके बाद फिर से 31 आएगी, तो इसको एक दिन का फायदा हो गया, यानी फिर से न्यू ईयर पार्टी मनाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो वो एक दिन का उसका लॉस हो जाएगा। अब यह है कि जो इंटरनेशनल डेडलाइन है वो जिगजैग क्यों है, ये जो आप लोगों को हमने दिखाया कि ये जो इंटरनेशनल डेडलाइन है ऐसी गई है, फिर ऐसी गई है, फिर ऐसी गई है, फिर ऐसे, तो इतना मतलब जिगजैग क्यों किया गया है, सीधी भी तो खींच सकते थे। तो अब ये जो इंटरनेशनल डेडलाइन है ये इतना जिगजैग क्यों है, पहले ये सीधी गई है, फिर यहाँ जो बेरिंग स्ट्रेट है वहाँ से ये यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है, तो यहाँ से मुड़ गई, फिर यहाँ गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। तो इसका रीज़न है यहाँ पे कई सारे आइलैंड हैं जिनको हम बोलते हैं, जो कि मैप पढ़ेंगे तो देखेंगे, पॉलिनेशिया, मेलेनेशिया एंड माइक्रोनेशिया, ऐसे करके कई सारे आइलैंड हैं। तो इसको टेढ़ा करने का एक यही रीज़न है कि कन्फ्यूजन ना हो। अब मान लो बहुत सारे आइलैंड है, तो अगर ये लाइन अगर हम सीधी कर देते हैं तो ऐसे ऐसे करके पता चला एक आइलैंड बीच में पड़ रहा है और उसके बीच से चली गई लाइन। अब यहाँ पे कोई आदमी का घर है, उसके पड़ोसी का घर लाइन के इस तरफ आ गया, तो इसका टाइम अलग चल रहा है, इसका टाइम अलग चल रहा है, और वैसे भी इंटरनेशनल डेट लाइन है तो सीधा 1 डे का डिफरेंस है, तो पता चला वो 31 दिसंबर में जी रहा है, ये 30 दिसंबर में जी रहा है। इसलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया कि इस लाइन को ऐसे किया गया कि जो लैंड मास है उसके ऊपर से ये लाइन न जाए, जबकि केवल जो वाटर बॉडी है यानी कि पैसिफिक ओशियन से ही जाए, जिससे कि आइलैंड के बीच कन्फ्यूजन ना हो। अब ये वाला फिगर देखते हैं, इसमें और क्लियर दिख रहा है, तो ये डेट लाइन आई हुई है ऐसे, तो ये लाइन ऐसे करने की कोशिश की गई है कि आइलैंड जो हैं तो उनसे न जाए। अब देखिए इसमें कितना ज़्यादा कर दिया गया, अब यहाँ पे देखिए 3 आइलैंड है, अब एक इधर है और एक इधर है, इसके बीच से गई है, तो लैंड मास के ऊपर से ये लाइन नहीं गई है। अब इसको हम थोड़ा और जूम करके देखते हैं, ये हमारा है देखो माइक्रोनेशिया, ये आइलैंड ग्रुप्स हैं, माइक्रोनेशिया बोलते हैं, मेलेनेशिया और पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड। माइक्रोनेशिया में मैरियाना आइलैंड, कैरोलिन आइलैंड, मार्शल आइलैंड, किरबाती, जैसे पॉलिनेशिया में हवाई अमेरिका का, और ऐसे करके समोआ, टोंगा, ये पॉलिनेशिया के आइलैंड है, ये मेलेनेशिया के आइलैंड है। तो इतने सारे आइलैंड हैं, तो लैंड को ऐसे निकाला गया है कि ये आइलैंड के लैंड मास से ना जाके वाटर बॉडी से जाए। अभी इस फिगर में हम लोग देखते हैं, ये देखिए किरबाती, ये यहाँ पे लिखा हुआ है +13, यानी कि ये GMT से 13 आवर्स आगे है इसका टाइम किरबाती का। ये है समोआ, इसका भी 13 आवर आगे है, और ये है टोंगा, इसका भी 13 आवर आगे है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमने 3 आपको जो आइलैंड है इनका दिखाया है, समोआ क्रिसमस आइलैंड यानी कि जो किरबाती का जो क्रिसमस आइलैंड है, और टोंगा, दे आर द फर्स्ट प्लेसेस दैट वेलकम ए न्यू ईयर, तो सबसे पहले न्यू ईयर यहीं पे होगा। और जो बेकर आइलैंड है USA का, और ये बेकर आइलैंड, और ये जो हॉलैंड आइलैंड है ये भी US का है, ये -12 आवर है, यानी कि GMT से 12 घंटे पीछे है। अभी देखो ये तो बिल्कुल ही अगल बगल है, मतलब ऊपर ही है, लेकिन जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो ऐसे निकाली गई है कि जो बेकर आइलैंड USA का है और हॉलैंड आइलैंड है USA का, दे आर द लास्ट टू सेलिब्रेट ए न्यू ईयर, यानी किरबाती और ये इनमें पहले, टोंगा, किरबाती, समोआ, इनमें पहले न्यू ईयर हो जाएगा, और ये जो है ये इनमें सबसे लास्ट होगा, क्योंकि 12 घंटे पीछे है। ये है, ये आप देखेंगे जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये है। तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन टोंगा, समोआ, किरबाती, इनके पास से ऐसे जाके फिर ये ऐसे चली गई, यानी जो हॉलैंड और बेकर आइलैंड है ये इस तरफ है, यानी हमें वैसे ईस्ट मूव करना पड़ेगा, इसलिए ये -12 है कि इनको दिन का लाभ हो गया, ये पीछे है, इनका टाइम पीछे है, यानी कि ये अगर हम वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो हमको टाइम का फायदा हो जाएगा, क्योंकि हम पीछे चले जाएंगे टाइम में। और किरबाती, टोंगा ये कहाँ पे है, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसके वेस्ट में है ना, तो ये इनका टाइम आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं कंपैरिजन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। तो लैटिट्यूड क्या है, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट मेजर्ड अलोंग द नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, ये हम देख चुके हैं। और लॉन्गिट्यूड क्या है, एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द इक्वेटर। लैटिट्यूड क्या है, आर नेम्ड साउथ एंड नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। लॉन्गिट्यूड क्या है, नेम्ड ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। इनको जो प्राइम मेरिडियन है उसके ईस्ट या वेस्ट से नेम किया गया है, इनको इक्वेटर के साउथ और नॉर्थ से नेम किया गया है। इनको पैरेलल भी कहते हैं, इनको मेरिडियन कहते हैं।
इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। प्राइम मेरिडियन क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। इक्वेटर की मैक्सिमम लेंथ होती है, इसके बाद जो लैटिट्यूड है वो कम होते चले जाते हैं, पोल पे तो एक केवल पॉइंट रह जाता है। और लॉन्गिट्यूड क्या है, इक्वल होते हैं लेंथ में, मैंने बताया कि सेमी सर्किल होते हैं, सब इक्वल है लेंथ में। और इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ, अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। ये क्या है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री और 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट, ये तो दोनों एक ही है। ये आइडियल इंटरनेशनल डेडलाइन, ये क्या है, इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स है। तो बोथ आर यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑन अर्थ। द लोकेशन इज आइडेंटिफाइड विद कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट कैसे, जैसे न्यू ऑर्लियंस का बताया था 30 डिग्री 90 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। अब ये क्वेश्चन है, ए पर्सन ट्रेवलिंग फ्रॉम जापान टू अलास्का अक्रॉस इंटरनेशनल डेडलाइन विल गेन ए डे। ए पर्सन ट्रेवलिंग फ्रॉम हवाई टू न्यूजीलैंड अक्रॉस इंटरनेशनल डेडलाइन विल लूज अ डे। चलो एक एक करके इनका देख लेते हैं, इसमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट है कि ए पर्सन ट्रेवलिंग फ्रॉम जापान टू अलास्का, तो जापान से अलास्का अगर जाना है, ये साइबेरिया है, इधर से अमेरिका का अलास्का है, यहाँ से जो डेडलाइन गई हुई है हमारी, तो जापान इस साइड पड़ता है। तो जापान से अगर हम अलास्का जाएंगे तो हम कैसे जा रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ए पर्सन ट्रेवलिंग फ्रॉम जापान टू अलास्का अक्रॉस इंटरनेशनल डेडलाइन और गेन, तो वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो हमें गेन हो जाएगा, ये बात सही है। ए पर्सन ट्रेवलिंग फ्रॉम हवाई टू न्यूजीलैंड, तो हवाई का मैप देख लेते हैं। तो हवाई हमने बताया था यहाँ पे, तो हवाई से अगर न्यूजीलैंड जा रहा है, न्यूजीलैंड यहाँ पे, तो हवाई से अगर न्यूजीलैंड जाएगा तो ये ईस्ट से वेस्ट जाएगा, तो लूज अ डे, तो ये डे लूज कर देगा, सही बात है, स्टेटमेंट सही है। इट इज इनकन्वीनियंट फॉर ए कंट्री ऑफ ग्रेटर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बट स्मॉलर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट टू हैव मल्टीपल टाइम जोन, तो ये बात भी सही है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ग्रेटर नहीं होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ग्रेटर होना चाहिए, है ना, जैसे कि कनाडा, यूएसए और रसिया में मल्टीपल टाइम जोन है, ये बात भी सही है। ऑन ए 24 आवर क्लॉक द टाइम इज 00 इन लंदन, देन द टाइम इन मुंबई ऑन ए 12 आवर क्लॉक विल बी 5:30, यानी यहाँ पे 12 बजा हुआ है दोपहर का, अगर तो यहाँ पे मुंबई में अपने यहाँ 5:30 होगा, ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी सारे सही है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, नन, कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं। चलिए आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं, और कोशिश करता हूँ, ये मेरा पहला लेक्चर था और मैं काफ़ी ज़्यादा स्टटर हो रहा था लेक्चर में, लेकिन आगे से इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा हो जाएगा, और कोशिश करूँगा कि काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन वगैरह से आपको, जैसे आगे एक्लिप्स और अर्थ का रोटेशन और रिवॉल्यूशन, उसमें काफ़ी ज़्यादा मैं एनिमेशन डालने की कोशिश करूँगा, जिससे कि सोलर एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स है वो सब आपको स्पष्ट से